अगर हमने एक ऐसे स्कूल स्टूडेंट के बारे में सोचें जो हमेशा क्लास में टॉप करता था और अचानक से हर सब्जेक्ट में फेल होने लगे। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? हाँ बिल्कुल वही। आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुद्दा भी कुछ ऐसा ही है। आज हमारे पास ब्रोकन प्रॉमिसेस, कास्ट, क्राइम एंड पॉलिटिक्स इन बिहार, इस किताब के कुछ बेहद दिलचस्प नोट्स हैं और हम ये अनपैक करने वाले हैं कि नालंदा, चाणक्य और बुद्धा की वो जमीन जो कभी पूरी दुनिया का इंटेलेक्चुअल कैपिटल थी, वो अचानक गरीबी, क्राइम और पलायन का सिंबल कैसे बन गई। हम देखेंगे कि इस ऐतिहासिक पतन के पीछे का असली समाजशास्त्र क्या था। देखिए, इस किताब की ना सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये सिर्फ सतह की बातें नहीं करती। 90 के दशक के उस जंगल राज और पॉलिटिक्स के बारे में तो बहुत कुछ कहा गया है। हाँ, वो तो एक कॉमन डिस्कशन है। जहां अपराध सिर्फ कानून व्यवस्था का टूटना नहीं था। जब इंस्टीट्यूशंस ने आम आदमी को सेफ्टी देना बंद कर दिया ना, हाँ, तो लोग अपने लेवल पर सॉल्यूशंस ढूंढने लगे। बिल्कुल। जो बाहुबली थे वो समाज में अपनी दबंगाई बनाने और अपनी अपनी जातियों को सीफ फिल कराने का एक हथियार बन गए। ओह वेट, तो मतलब अपराधियों ने सिर्फ बंदूक के दम पर चुनाव नहीं जीता, उन्हें एक तरह से अपनी कास्ट का रक्षक मान लिया गया था। वही तो, यही सबसे बड़ा पॉइंट है। लोगों ने अपराधियों में अपना लीडर देखना शुरू कर दिया था। वाह, क्योंकि सोर्सेस को पढ़ते वक्त ना मैं यही सोच रही थी कि क्या विकास का मुद्दा अचानक से पब्लिक के दिमाग से गायब हो गया था। पर अब समझ आ रहा है कि लोगों के लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन ही पूरी तरह बदल गई थी। हाँ, अपनी कास्ट के नेता का पावर में होना ही उनके लिए सबसे बड़ा विकास बन गया था, भले ही वो नेता कोई क्रिमिनल ही क्यों ना हो। और इसका असर सीधा इकोनॉमी पर पड़ा। बिल्कुल। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी चरमरा गई। जब लोग सड़क, बिजली और स्कूल की जगह सिर्फ अपनी कास्ट के डोमिनेशन के लिए वोट देने लगे, तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझ आ गया कि उन्हें अब जमीनी काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली। किताब बहुत गहराई से बताती है कि कैसे पहले अपर कास्ट का दबदबा रहा, फिर बैकवर्ड कास्ट का उभार हुआ और उसके बाद उनके बीच सुप्रीमेसी की जो लंबी लड़ाई चली, उसने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जहां आर्थिक नीतियां और इंडस्ट्री अब सबसे नीचे खिसक गए। हाँ, ग्रोथ तो फोकस में थी ही नहीं। गेम माने तो पॉलिटिक्स में सप्लाई साइड यानी नेताओं ने वही दिया जो डिमांड साइड यानी पब्लिक मांग रही थी, है ना? सही बात है। ये एक तरह का लूप बन गया था। लेकिन इस मिसमैच की कीमत बहुत भारी पड़ी। आज भी देखिए, लाखों युवाओं को रोजगार के लिए दिल्ली, महाराष्ट्र या पंजाब की तरफ माइग्रेट करना पड़ता है। हाँ, पलायन एक बहुत बड़ी रियलिटी है वहाँ की। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो वादे टूटे उसके लिए सिर्फ नेताओं की नियत ही नहीं, बल्कि वो समाज भी उतना ही जिम्मेदार है जिसने विकास के सवाल पूछने ही बंद कर दिए थे? देखिए, किताब वोटर्स की इस भूमिका को बहुत प्रैक्टिकली सामने रखती है। डेमोक्रेसी कोई जादू तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। जब लोग अपने बेसिक राइट्स के लिए लीडर्स को अकाउंटेबल ठहराना छोड़ देते हैं, तो पलायन और गरीबी एक परमानेंट सच बन जाते हैं। नेताओं ने जनता को बांटा, लेकिन जनता ने भी तो बंटना एक्सेप्ट किया ना। राइट, वो भी उस सिस्टम का हिस्सा बन गए। लेकिन इस कहानी का अंत पूरी तरह से निराशाजनक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि नोट्स में इस बात पर काफी जोर दिया गया है कि अब जो नई जनरेशन है उसका माइंडसेट तेजी से बदल रहा है। आज का युवा सिर्फ पुराने कास्ट इक्वेशन से सेटिस्फाई नहीं है। वही सबसे बड़ी उम्मीद है। हाँ, वो अब एजुकेशन, जॉब्स और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सॉलिड मुद्दों पर अपनी आवाज उठा रहा है। और पता है क्या, ये जो जनता की बदलती हुई एक्सपेक्टेशंस हैं, यही मॉडर्न पॉलिटिक्स की नई दिशा तय कर रही हैं। जब प्रायोरिटी सिर्फ सेफ्टी से हटके इकोनॉमिक ग्रोथ पर आती है, तो लीडर्स को भी मजबूरन अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ती है। मतलब उन्हें अब काम करना पड़ेगा, सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। नई पीढ़ी ये समझ रही है कि सिर्फ उनकी कास्ट का नेता पावर में है, इससे उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा। उन्हें रियल जॉब्स और एक मजबूत इकोनॉमी चाहिए। यहीं से अकाउंटेबिलिटी की शुरुआत होती है। यानी टूटे वादों के जो दशकों पुराने चक्कर थे, उन्हें तोड़ने की शुरुआत हो चुकी है। तो इस गहन चर्चा का निचोड़ यही निकलता है कि जब पॉलिटिक्स लोगों को बांटती है तो जनरेशन के सपने टूट जाते हैं। सही कहा। लेकिन जब वही लोग सही सवाल पूछने लगते हैं तो पावर को जवाबदेह होना ही पड़ता है। और ये किसी एक स्टेट के नहीं,
पूरी डेमोक्रेटिक कल्चर की सच्चाई है। बिल्कुल, ये एक यूनिवर्सल लेसन है सबके लिए। तो इस पूरी डिस्कशन के बाद ना एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है जो हमें फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अगर पब्लिक की ये नई अवेयरनेस इसी तरह बढ़ती रही तो क्या आने वाले कुछ दशकों में ये जगह अपने उस प्राचीन इंटेलेक्चुअल गौरव को वापस पा सकेगी? ये एक बहुत प्रोफाउंड थॉट है। या फिर दशकों के पॉलिटिकल फेलियर्स और पलायन का साया इतना गहरा हो चुका है कि उसे पूरी तरह मिटाना अब लगभग असंभव है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको अकेले में जरूर विचार करना चाहिए।